हेलो बॉयज़, पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको प्रश्नावली 5.3 से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित प्रश्नों के अवकलज ज्ञात करना सिखाया था। अब मैं इस वीडियो क्लिप में आपको चरघातांकी तथा लघुगणितीय फलन अर्थात एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो है अवकलज यानी डिफरेंशिएशन ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन क्या होता है? फलन y बराबर fx बराबर v⁻x। चरघातांकी जैसे इस शब्द का है, घातांक क्या है? इसका चर है, चरघातांकी। तो y बराबर fx होता ही है बराबर v⁻x, धनात्मक आधार b इज ग्रेटर देन 1, यानी b का मान एक तो धनात्मक होना चाहिए लेकिन एक से अधिक भी होना चाहिए, के लिए चरघातांकी फलन कहलाता है। कौन कहलाता है चरघातांकी फलन? y बराबर fx बराबर v⁻x। जहाँ यहाँ ये जो यहाँ पर b है इसको आधार कहते हैं, ये घात है, ये आधार है। तो b इज ग्रेटर देन 1 के लिए जो है ये एक चरघातांकी फलन कहलाएगा। यहाँ पर x जो है एक वेरिएबल है, चर है, तो इसको चरघातांकी फलन कहें होगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन b इज ग्रेटर देन जो है 1 होना चाहिए। तो ये जो है इस फॉर्म का जो है y बराबर जो fx होता है, y और fx एक ही चीज़ होती है, तो बराबर v⁻x, इसको चरघातांकी फलन कहते हैं। देख लीजिए, अगर यहाँ पर जो है b की जगह पर 10 हो जाए, यानी y बराबर जो है आपका 10⁻x हो जाए, तो इस चरघातांकी फलन को क्या कहते हैं? साधारण चरघातांकी फलन कहते हैं। यदि यहाँ पर b⁻x की जगह पे जो है, अगर ये बेस b की जगह पे जो बेस है, आधार है, इसके b की जगह पे जो है 10 हो जाए, तो इसको कहते हैं आपका क्या? साधारण चरघातांकी फलन, यानी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और यदि इस b की जगह पे e हो जाए, एक्सपोनेंशियल, मैंने पिछले साल आपको जो है e के बारे में जो है बताया था, तो e की घात अगर x हो जाए, आगे भी बताऊंगा मैं इसी वीडियो क्लिप में, e की घात x हो जाए, यानी y बराबर fx बराबर e की घात x हो जाए, तो इसे प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहते हैं, यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 10⁻x हो जाए, तो ये साधारण चरघातांकी फलन हो जाएगा। और अगर y बराबर जो है e⁻x हो जाए, यानी जो बेस है यहाँ पर ये 10 या यहाँ पर उसमें b था, उसकी जगह पे e हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, तो इसको प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहते हैं। जहाँ e, पिछले वर्ष मैंने आपको जो है e का मान बताया था कि e बराबर होता है आपका 1 + 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस ... सो ऑन, ये e का मान होता है। और e का मान मैंने ये भी बताया था कि e का मान 2 और 3 के बीच होता है, यानी 2 से अधिक होता है और 3 से कम होता है। ये मैंने आपको पिछले वर्ष कक्षा 11 में बताया था। देख लीजिए, तो आपका जो है ये तो e का मान होता है, और एक्सपोनेंशियल e⁻ अगर x है तो e⁻x का मान होता है 1 प्लस, ये जो है अंश में x² आता जाता है, 1 + x/1 प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁻4 प्लस ... ये आपका e⁻x का मान होता है। ये भी मैंने आपको पिछले वर्ष कक्षा 11 में जो है आपको जो है बताया था कि e का मान इतना होता है और e⁻x का मान होता है। और जब हम e⁻x का जो है डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के सापेक्ष, तो देख लीजिए, एक का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। ये देखो, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो 1/1 1 हो गया, x² का हो गया आपका 2x, तो /2 वैसे का वैसे रहेगा। ये है प्लस x³ का हो गया 3x², यानी x की घात n के रूप में है ये, तो 3x² ये जो फैक्टोरियल 3 को मैंने 3 × फैक्टोरियल 2 लिखा, और प्लस
ये एक्स रेज टू पावर 4 है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 4x³। अब ये बटे में फैक्टोरियल 4 है तो इसको 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखा और प्लस डॉट डॉट सो ऑन हो गया। तो जब आप इसको देखेंगे बराबर ये होगा, ये तो 0 हो गया, 1 प्लस ये देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो इसके बटे फैक्टोरियल 1 ही रह जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 ही 1 होता है। आपका जो है एक्स बाई फैक्टोरियल 1 हो गया, प्लस ये देख लीजिए यहाँ पर 3 कट जाएगा तो x² बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये देखो प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, प्लस डॉट डॉट सो। तो ये जो है आपका ये किसका मान है, फिर से e की घात x। तो आपको ये ध्यान देना है कि e की घात x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो e की घात x ही होता है, यानी e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज e की घात क्या होता है, x होता है। तो ये आपका जो है चर घातांकी फलन है। इसमें देख लीजिए इसके कुछ गुण धर्म आपको याद रखने हैं। आपके पास विशेष इन चीज़ों का प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। नंबर 1, चर घातांकी फलन इसका प्रांत जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसका जो प्रांत हो, क्योंकि एक फलन है, अब वास्तविक संख्याओं का फलन क्यों होता है इसको भी आपने जाना है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर जैसे x है, e रेज टू पावर x है, ये e का मान पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर e रेज टू पावर x है ये। तो e रेज टू पावर x में e का मान तो 2 और 3 के मध्य होता है। x का मान कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मान जो है हमेशा जो है कुछ भी रखा जा सकता है। इससे आपको कोई अपरिभाषित मान प्राप्त नहीं होगा। तो इसका जो आपका जो है प्रांत होता है e की घात x का, जो एक्सपोनेंशियल का जो प्रांत होता है वो आपका जो है क्या होता है, आपका वो कोई भी वास्तविक संख्या होती है, यानी r होता है इसका प्रांत। लेकिन इसका परिसर देख लीजिए, इसका परिसर जब आप x का मान कुछ भी रखेंगे तो y यानी fx का मान जो है आपकी केवल धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी। केवल क्या आएगी, धनात्मक वास्तविक संख्या। आप ये मत समझना कि x का मान अगर आपने जो है माइनस में रख दिया, माने आपने x का मान -2 में रख दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की घात ये -2 भी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/e² हो जाएगा। तो 1/e², तो ये तब भी धनात्मक ही हुआ। यानी अगर नेगेटिव मान भले कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो है जो x का मान अगर आप नेगेटिव भी रखते हैं तो उसका मान तब भी पॉजिटिव होता है। जैसे e की घात अगर आपने -2 रख दिया तो 1/e², तो e तो 2 और 3 के बीच है और उसकी घात धनात्मक है, तो इसका मान जो है धन ही होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो है, या 0 रखेंगे तो e की घात 0 का, किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आपने ये देखना है कि तो इसका मतलब इसका जो परिसर होगा वो केवल धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, यानी r+ जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो है दूसरा गुणधर्म यही है आपका कि पहला गुणधर्म जो चर घातांकी फलन का जो वो होता प्रांत होता है वो वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, यानी r होता है। और इनका जो है जो परिसर होता है वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी r+ होता है। तीसरी बात है, चर घातांकी फलन सदैव वर्धमान फलन होता है। अभी आपको जो है अगली चैप्टर में हम वर्धमान और ह्रासमान के बारे में, वर्धमान का मतलब होता है अगर इसका जो है आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे। वर्धमान ग्राफ होता है जिसमें जो है हमेशा जो है जैसे ये होता है, ये यहाँ से जो है हमेशा इसका मान लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे देखो ये ग्राफ में जो है अगर जैसे x का मान बढ़ रहा है, देखो जैसे यहाँ पर x का मान ये है, ये देख लीजिए, तो जैसे ही आपका x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी जो है, ये y जो x ये x अक्ष पे है, y ये स्टैंडिंग में है, तो यहाँ पर देखो ये x का मान है, ये y का मान है। दूसरे में देखिए ये यहाँ पर x का मान है और ये y का मान है। तो जैसे ही x का मान बढ़ रहा है वैसे ही y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वर्धमान फलन कहते हैं। यानी इसका जो ग्राफ आता है वो हमेशा क्या आता है आपका कि ये जो है वो है क्या, एक जो है वर्धमान फलन है। इसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो इसका ग्राफ जो प्राप्त होगा वो हमेशा जो है बढ़ता हुआ आपको जो है आ जाएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वर्धमान फलन कहते हैं। इसके बारे में अगला जो चैप्टर है उसमें हम वर्धमान और ह्रासमान के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे।
चौथा गुण है x के अत्यधिक ऋणात्मक मान के लिए इसका मान शून्य के अत्यधिक निकट होता है। अब आपने जो है माना ऋणात्मक मान जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई आपने ई की घात ऋण 2 रख दी, माना आपने जो है ई की घात जो है ऋण 2 रख दी, तो उसका मान बट्टे में आ जाएगा। अब ऋण मान जो है आप जैसे जैसे जो है बड़ा मान रखेंगे, यहाँ पर 1 लाख रखेंगे, 1 करोड़ रखेंगे, तो वो 1 बट्टे ई की घात 1 करोड़ हो जाएगा। तो यानी आपकी जो बट्टे की जो संख्या हो जाएगी, हर की जो संख्या हो जाएगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसका मान जो है जैसे जैसे आप ये ई की घात जो ऋणात्मक जो घात आप बढ़ाएंगे, तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको जो फलन ई की घात x है उसका मान जो है क्या हो गया, शून्य के बहुत नज़दीक, यानी हम उसको लगभग लगभग शून्य भी मान सकते हैं। जितना अधिक मान आप रखेंगे ई का ऋणात्मक मान, जितना छोटा कर देंगे उसको, ये ऋणात्मक मान जो है जितना भी जो है आप वो करेंगे रखेंगे, ऋण में तो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होती है। तो जैसे भी जितनी जो है ये ऋणात्मक मान जो है अत्यधिक जो ऋणात्मक मान हो जाएगा, उसके लिए जो है आपका ये इसका जो है मान ये क्या होता है, शून्य के बहुत निकट होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है किसका मान, ई की घात x का मान। और पांचवी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ई का मान 2 तथा 3 के मध्य होता है, यानी ई लाइज बिटवीन 2 and 3। तो ये है आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ई की घात x, और उसका डिफ्रेंसिएशन होता है आपका ई की घात x का ई की घात x से होता है। अब दूसरा था लघु गणितीय फलन, यानी लॉगरिथमिक। ये लघु माने छोटा। इस विधि का प्रयोग जो है क्या होता है, किसी भी कैलकुलेशन को एकदम शॉर्ट करने के लिए, जिसमें ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन ना करना पड़े, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लघुगणितीय फलन क्या होता है कि देख लीजिए, माना जो है आपका जो है ये हो गया, माना ये आपका जो है b की घात x बराबर आपका y हो गया, b की घात x बराबर y है। तो जहाँ b इज ग्रेटर देन 1 जैसे उसमें था एक्सपोनेंशियल में, तो क्या होता है, इसको जो है लॉगरिथम के रूप में कैसे लिखते हैं, b की घात x बराबर y है, तो इसको लॉग के रूप में, लघु को अंग्रेजी में लॉग कहते हैं, LOG लॉग। तो लॉग, ये जो बराबर का मान है वो लॉग में आ जाता है, लॉग y। देखो इसके ठीक सामने लिखना पड़ता है y। और बेस, जो इसका बेस है, जैसे ये आपका b, ये बेस है, आधार है, और ये घात है, तो बेस b, ये g के नीचे, जहाँ पर g का जो है नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ पर जरा छोटे अक्षरों में लिखना पड़ता है ये। तो ये बेस b और बराबर में जो है ये घात आ जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पर b की घात x बराबर y को लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं, लॉग y बेस b। बेस जो है यहाँ पर b रहेगा और बराबर में क्या हो जाएगी, ये आपका जो है x हो जाएगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि y का आधार b पर जो है आपका लघुगणितीय फलन, इसको हम कहते हैं किसको, कि b की घात x बराबर y है, तो log y बेस b बराबर x को y आधार पर b का जो है लघुगणितीय फलन कहते हैं। अब देख लीजिए, मैं कुछ एक और चीज़ आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि आप लघुगणित के आधार पर कैसे रखेंगे, यह लॉग के रूप में कैसे, ये है 2⁻³ बराबर 8 होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 की घात 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसको लॉग के रूप में क्या लिखेंगे, लॉग, ये 8 आ जाएगा, बराबर वाला ये 8, लॉग 8। अब बेस, ये जिसका जो यहाँ बेस था वही बेस में आएगा, लॉग 8 बेस 2 और बराबर में आ जाएगा घात 3। ये देखो 3 की घात 3 बराबर 27 होता है। तो इसमें कैसे हो जाएगा, इसको लॉग के रूप में लॉग 27 हो जाएगा। बेस, ये वाला बेस जो बेस है बेस 3 हो जाएगा और बराबर में ये घात आ जाएगी बराबर 3। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एकदम एक नई चीज़ है ये। 5 की घात 4 बराबर 625 होता है। अगर इसको आप लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग 625। देख लीजिए, लॉग के ठीक सामने लिखना पड़ता है 625, बेस 5। ये 5 जो है छोटे अंक में लिखना पड़ता है, एकदम छोटा लिखेंगे इसको, और यहाँ नीचे लिखेंगे इसको 5, इसके जो है बराबर में ये घात आ जाएगी 4। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लिखा मैंने, 10 की घात 3 बराबर 1000 होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इम्प्लाइज दैट, इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, लॉग 1000
अब बेस में आ जाएगा ये 10, बेस 10 और बराबर में आ जाएगा 3, या एक एक्सपोनेंशियल में दिया कि अगर e की घात x बराबर y है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है e के रूप में, तो e की घात x बराबर y है, तो इसको log के रूप में कैसे लिखेंगे, log y बेस आपका जो है e हो जाएगा, log y बेस e और बराबर में ये घात आ जाती है x, तो log y बेस e बराबर x। तो इस प्रकार से किसी घातांक को, घात मान को लघुगणक के रूप में कैसे लिखा जाता है, जो बराबर में होता, जो मान होता है उसका लॉग हो जाता है, जो बेस है वो बेस पे आ जाता है, और जो है आपका जो है घात होती है वो बराबर में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से उनको लॉग के रूप में लिखा जाता है। तो आपके पास जो अधिकांश तो जो कैलकुलेशन है वो ई बेस पर होता है। मैंने आपको बता दिया ई का मान 2 और 3 होता है। इसको प्राकृतिक एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल यानी कहते हैं इसको। तो आपका ई बेस पर जो है आपका हो गया। अब इसके गुण धर्म जरा आपने याद रखने हैं कि लघुगणकीय फलनों के गुण धर्म। अब लघुगणक की जो है नियम क्या होते हैं देख लीजिए। log m इंटू एन बहुत इंपॉर्टेंट है। log m इंटू एन यानी दो फलनों के गुणनफल का ई बेस पर, log ई बेस है यहाँ पर। ये अमूमन क्या करते हैं हम लोग कि बेस छोड़ देते हैं, सामान्यतया नहीं लिखते हैं, पर आपको ये समझना चाहिए कि उसका बेस ई होता है। तो log m गुणा n बराबर होता है log m बेस ई धन log n बेस ई। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अमूमन आप देखेंगे तो लोग लिखते समय जो है बेस नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि इनका बेस क्या है, आपका ई है। तो याद रखिए log m इंटू एन बराबर होता है log m धन log n। आपके लिए इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसको वैसे ही याद रखना है कि log m इंटू एन बराबर log m धन log n। दूसरा log m बटे n यानी भाग दो फलनों के भाग का जो लघुगणक होता है वो होता है log m ऋण log n, log m ऋण log n। तो log m इंटू एन बराबर log m धन log n होता है, और log m बटे n बराबर होता है आपका log m माइनस log n। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि log m रेज टू पावर n, अगर m की घात n हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये जो घात है ये आगे आ जाती है, फ्रंट में आ जाती है, तो इसका मान होता है n log m। ये देखो मैं बेस नहीं बोल रहा हूँ, पर इसका अर्थ है कि बेस e है। तो देखो log m रेज टू पावर n बराबर होता है, ये n आगे आ जाएगा n log m। अभी इसी चैप्टर में आप इनका जो है बहुत यूज़ करेंगे, ये जो 3 के 3 हैं इनका यूज़ करेंगे प्रश्न करते समय, अगली प्रश्नावली में इनका यूज आप करेंगे। तो ये 3 आपको ध्यान देना है कि log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n हो गया, log m बटे n बराबर log m माइनस log n होता है, और log m रेज टू पावर n बराबर होता है, ये n घात आगे आ जाएगा n log m। एक और चीज़ कि log a बेस a बराबर 1। अगर किसी संख्या का किसी संख्या का उसी आधार पर जो है बेस क्या होता है, हमेशा log जो है 1 होता है। किसी संख्या का उसी आधार पर log जो है 1 होता है। क्यों होता है इसको थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि माना जैसे हम लिखते हैं कि 5 की घात 1 बराबर क्या होता है, 5 होता है। तो अगर आप अभी मैंने आपको बताया कि log के रूप में कैसे लिखेंगे, तो log यहाँ पर देखो ये दाहिनी तरफ वाला आएगा, यहाँ पर log 5। अब बेस में ये 5 है, ये नीचे ये बेस जो पहले से बेस और बराबर में आएगा घात यानी 1। तो क्या कहा था मैंने आपका, देखो 5 की घात 1 बराबर 5, तो log के रूप में log ये वाला 5 आएगा log, अब बेस ये वाला बेस आएगा वो भी 5 बराबर 1। तो ये समझ लीजिए कि किसी संख्या का, यहाँ पर मैंने a लिखा है कि log a बेस a बराबर 1, यानी किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक का मान कितना होता है, 1 होता है। पांचवी बात,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर होता है 1/, यानी लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, मैंने आपको कह दिया कि इनका आपके लिए कोई प्रूफ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर 1/x, यानी लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, डेरिवेटिव्स होता है, वो 1/x होता है। ठीक हो गया। और एक छठवां, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की घात एक्स, अगर ई की घात एक्स नहीं है बल्कि क्या है, ए की घात एक्स है, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है ए की घात एक्स लॉग ए। ए की घात एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ए की घात एक्स लॉग ए, इसका मैं आगे जो है आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। कि मान के चलो अगर आपको जानना चाहते हैं, यहीं पर जानना चाहते हैं, तो मैं यहीं पर बता सकता हूं कि माना कि ए की घात एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन निकालना चाहते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि हम सबसे पहले इसको क्या मानेंगे कि y बराबर आपका ए की घात एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए, घात में जो चर होता है, घात में जो चर होता है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल पे ही सूत्र लगता, बाकी में जो है घात में अगर चर है तो उस चर को आपने वहां से हटाना पड़ेगा। सिर्फ ई की घात में ही एक्स होता है, उसका सीधे सीधे डिफ्रेंसिएशन होता है। लेकिन किसी अन्य संख्या के घात में अगर एक्स है तो ऐसे नहीं कि उस पर जो है आप ए की घात एन वाला सूत्र लगा देंगे, ऐसा नहीं, ये एक्स यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये x कैसे हटाएंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ता है। यहाँ पर ये आपका हो गया लॉग y बराबर, अब मैंने अभी कहा अगर लॉग लेंगे तो लॉग m की घात n हो गया, तो ये n घात आगे आ जाएगी, x लॉग ए। अगर हम दोनों पक्षों का लॉग लें तो ये लॉग y हो जाएगा बराबर लॉग ए की घात x हो जाएगा, और तब लॉग m की घात n होता तो ये घात आगे आ जाती इतना। अब जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लॉग y का क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। ऐसा क्यों हुआ देख लीजिए, मैंने कहा log y का डिफ्रेंसिएशन आप y के सापेक्ष ही कर सकते हैं, x के सापेक्ष। जैसे मैं कल तक भी बता रहा था कि y² का डिफ्रेंसिएशन करना है तो वो किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष होगा, तो 2y होगा, और फिर dy/dx भी उसके साथ आएगा। तो log y का 1/y, y के सापेक्ष होगा तो 1/y, और फिर dy/dx, और बराबर देख लीजिए आपका ये आपका देखो x का डिफ्रेंसिएशन 1, ये लॉग ए तो कांस्टेंट है, या ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर जो है आपका जो है गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। ये तो जैसे मैंने आपको कहा कि x के साथ ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट वैसे होता है, तो आपका log a हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये y यहाँ भाग में है तो ये गुणा में चले जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, तो dy/dx बराबर y log a। अब y क्या मान रखा हमने, a की घात x को मान रखा है, तो यहाँ पर जो है आपका a की घात x log a, ये देख लीजिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy/dx ऑफ a की घात x बराबर a की घात x log a। और देख लीजिए इनका, देख लीजिए लघुगणकीय फलनों का जो प्रांत होता है वो r+ होता है, याद रखिए इनका जो प्रांत होता है वो r+ होता है। जबकि आपको जो है अभी आपने जो है चर घातांकी पढ़ा, उसका प्रांत जो है r होता है। लघुगणकीय फलनों का जो प्रांत होता है वो आपका r+ होता है, और इनका जो परिसर होता r होता है, उसका ठीक उल्टा किसका, एक्सपोनेंशियल का ठीक उल्टा। एक्सपोनेंशियल में प्रांत r और परिसर r+ होता है, जबकि लॉगरिथमिक में जो है प्रांत r+ और परिसर r होता है। ये भी एक वर्धमान फलन है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि इसका मान जो है x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे y का मान भी बढ़ेगा, तो ये भी एक वर्धमान फलन है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जिसका यूज होगा, e की घात अगर कोई log x है तो वो जो है, क्योंकि ये इसका मान जो है आपका घात log के साथ जो संख्या है उस वो हो जाएगा x हो जाएगा। e की घात log x बराबर क्या होता है आपका x होगा। अगर हम लिखेंगे e की घात log 212 लिखते हैं तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 212। e की घात log x बराबर x होता है। अब हम इससे संबंधित जो है आपके जो है कुछ प्रश्न करेंगे जल्दी जल्दी में। इनकी जो है अवकलज ज्ञात करने e की घात -x,
तो पहला है ई की घात माइनस एक्स का अवकलज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसका अवकलज ज्ञात करते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट फलन है तो इसको y मानते हैं, y बराबर ई की घात माइनस एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिए ई की घात माइनस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, माइनस एक्स के ही सापेक्ष होगा। ई की घात माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष होगा, माइनस एक्स। तभी तो ये जैसे माइनस एक्स को अगर हम y मानते हैं तो ये भी y हो जाएगा। तो ई की घात y का तो ई की घात माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स के सापेक्ष, और फिर देखो इंटू डी माइनस एक्स बटे डी एक्स, क्योंकि पहले माइनस एक्स नहीं था तो ये और ये कट जाएगा तो ई की घात माइनस एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा। तो याद रखिए ई की घात माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स के सापेक्ष होगा और तब बराबर इंटू डी माइनस एक्स बटे डी एक्स, तो बराबर हो गया। देखो तो अभी मैंने आपको बताया कि ई की घात एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की घात एक्स होता है, तो ई की घात माइनस एक्स का, जब क्योंकि यहाँ एक्स की जगह पे माइनस एक्स है तो ई की घात माइनस वो एक्स होगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन देखो माइनस वन होगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो एक हो गया तो माइनस, यानी ई की घात माइनस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस ई की घात एक्स होता है। ये माइनस जो है आपका वैसे भी बाहर निकल गया। दूसरा देख लीजिए आपका, ये दूसरा है आपका यहाँ पर साइन लॉग एक्स, वैसे ही है ये संयुक्त फलन है, साइन लॉग एक्स है तो आप y बराबर क्या मानने के साइन लॉग एक्स। तो पहले क्या करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, जैसे मैंने आपको बताया साइन का कोणांक है यहाँ पर लॉग एक्स, तो पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष होगा, लॉग एक्स के सापेक्ष होगा, और इनटू लॉग एक्स का किसके सापेक्ष होगा, एक्स का, यानी साइन लॉग एक्स। जैसे मैं कई सवालों में आपका साइन एक्स स्क्वायर था तो हमने क्या कहा साइन का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष किया, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष किया, तो यहाँ पर भी आपका जो है साइन का लॉग एक्स के सापेक्ष और आपका फिर लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन किया इनटू। तो देखिए साइन अब लॉग एक्स एक्स की जगह पे ये साइन एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस लॉग एक्स हो गया, साइन लॉग एक्स का हो गया कॉस लॉग एक्स हो गया, और डी लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने अभी कहा था लॉग एक्स का क्या होता है, एक बटे एक्स होता है, तो एक बटे एक्स हो गया, तो कॉस लॉग एक्स इंटू एक बटे एक्स, एक एक्स को मैंने बटे में रखा बराबर कॉस लॉग एक्स बटे एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। एक और प्रश्न है इसी में, वो है आपका तीसरा प्रश्न है y बराबर कॉस इनवर्स ई की घात एक्स। सिंपल से सवाल है, तो डी वाई बटे डी एक्स है, मैंने देख लीजिए हमने इनवर्स का आपको बता रखा है, तो कॉस इनवर्स का किसके सापेक्ष होगा, ई की घात एक्स के सापेक्ष होगा, तो डी कॉस इनवर्स ई की घात एक्स का ई की घात एक्स के सापेक्ष होगा, और फिर ई की घात एक्स का जो है किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा, तो बराबर हो गया आपका कॉस इनवर्स का होता है आपका -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अगर कॉस इनवर्स एक्स होता तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है, यहाँ पर एक्स की जगह पे ई की घात एक्स है तो 1/1 माइनस ई की घात एक्स का स्क्वायर हो गया, और इनटू ई की घात एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की घात एक्स ही होता है, तो बराबर हो गया, अंश में रह गया ये ई की घात एक्स और बट्टे में होगा ये ई की घात 1 माइनस ई की घात, देखो घात की भी घात हो, ये ई की घात एक्स की घात 2 है तो घात की भी यदि घात हो तो घातें गुणा हो जाते हैं, तो ई की घात 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट भी होना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की घात 2x स्क्वायर हो जाएगा। और अंत में जो एक और सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आपका जो है चौथा सवाल है आपका, ये y बराबर ई की घात cos x। तो मैंने आपको बताया कि भाई केवल ई की घात में ही वेरिएबल चर देखो ये x है तो इसमें चर है, बाकी इसमें किसी में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर पहले ई की घात cos x का किसके सापेक्ष होगा, पहले cos x के सापेक्ष होगा, और फिर cos x का x के सापेक्ष होगा, डायरेक्ट नहीं, ई की घात एक्स का एक्स के सापेक्ष डायरेक्ट नहीं होता है, ई की घात कॉस एक्स का ई की घात कॉस एक्स के सापेक्ष होगा इनटू डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, तो बराबर देख लीजिए ई की घात कॉस एक्स का, यानी इसको अगर कॉस एक्स को अपने दिमाग में आप एक्स मानेंगे तो ई की घात एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की घात एक्स ही होता है, एक्स की जगह पर यहाँ पर कॉस एक्स है इनटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन
तो बराबर हो गया, यहाँ पर मैंने इसको पहले लिख दिया माइनस साइन एक्स ई की घात कॉस एक्स। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो प्रश्नावली जो है नेक्स्ट प्रश्नावली है 5 जो है जो 4 है उसके प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि इसको बिल्कुल जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि ई की घात कॉस एक्स है तो भाई इसका डिफ्रेंसिएशन पहले कॉस एक्स के सापेक्ष होगा, ऐसे नहीं कि सीधे एक्स के सापेक्ष फिर डी कॉस एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी जो है बहुत जो है डिटेल से पिछली प्रश्नावली में उदाहरणों में जो है पूर्ण रूप से बता दिया है। तो आपने ध्यान से जो है इसके प्रश्नों को जो है हल करना है। ओके।